हाँ तो बच्चों, आज हम लोग श्वसन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ये जानना है कि श्वसन क्या है, चाहे वो प्राणियों में हो या पौधों में हो। श्वसन को अंग्रेजी में रिस्पायरेशन बोलते हैं। रिस्पायरेशन श्वसन क्या है? पीछे के क्लास में आप लोगों ने जाना होगा कि श्वसन क्या है। प्रायः लोग यही समझते हैं कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। यह क्रिया सांस लेना और सांस छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाती है। यह श्वसन की प्रक्रिया नहीं है। श्वसन से हमारा तात्पर्य केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं है। अब श्वसन है क्या, श्वसन से हमारा तात्पर्य क्या है, तो जान लीजिए बच्चों। श्वसन से हमारा तात्पर्य ऊर्जा का उत्पादन है। यानी अगर श्वसन कर रहे हैं, श्वसन की क्रिया हो रही है, तो इसका मूल मंत्र, इसका मूल मकसद ऊर्जा का उत्पादन करना है। अब बच्चों की तरह जैसे बचपन में आपने जान लिया था कि हाँ, सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं ना, अब ऐसा नहीं करना है। श्वसन से हमारा तात्पर्य ऊर्जा का उत्पादन है। श्वसन से हमारा तात्पर्य ऊर्जा का उत्पादन। अब रही बात कि ऊर्जा का उत्पादन होगा कैसे। ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है और श्वसन की परिभाषा हम क्या लिखेंगे। अगर आपने कह दिया सर कि सांस लेना और छोड़ना इसको नहीं लिखना है, इसको छोड़ ही देना है, तो हम श्वसन की परिभाषा क्या लिखें। अगर हमारे परीक्षाओं में ऐसे सवाल आ जाए कि श्वसन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो फिर हम क्या करेंगे सर। तो आप जानिए, ये हमारा मूल मकसद है श्वसन का, ऊर्जा उत्पादित करना, ऊर्जा का उत्पादन करना। आप जानिए कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, कराने के लिए, पिछले क्लासों में मैंने बताया है कि कुछ क्रियाएं आंतरिक हैं और कुछ बाह्य क्रियाएं हैं। जो भी क्रिया हो, चाहे आंतरिक कार्य हो या बाहरी कार्य हो, बाह्य कार्य हो, इन तमाम कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनवरत लगातार ऊर्जा चाहिए। जब तक ऊर्जा नहीं रहेगी तब तक हमारा कोई कार्य नहीं होगा। यानी ऊर्जा के बिना सारा कल्प ऊर्जा बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं कोई। तो चाहे आंतरिक कार्य हो या बाह्य कार्य, उनको संपन्न करने के लिए अनवरत ऊर्जा चाहिए, लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें मिलेगी कहां से। पिछले चैप्टर में आपने जाना है कि भोजन से, भोजन जब करते हैं तो उससे ऊर्जा मिलती है। भोजन का जब ऑक्सीकरण होगा तब ऊर्जा का उत्पादन होगा। केवल भोजन कर लेने से ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता। हम लोग जो सांस ले रहे हैं और लेने के क्रम में जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन क्यों, पिछले चैप्टर में बताया था आपको बच्चों कि वो जो ऑक्सीजन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रियल में, यहां जब पाचन क्रियाओं के बाद यानी पोषण से यहां जब ग्लूकोज आता है, तब तक ऊर्जा का उत्पादन नहीं हुआ।
अब सांस लेना जरूरी, लेना और छोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। ये श्वसन से तो मतलब ही नहीं भाई, हम तो इसको श्वसन कहेंगे ही नहीं। श्वसन लेते हैं क्यों, तो आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि यहाँ O2 आएगा, O2। अब देख लो, जनरली देखो कि आप कहते हो कि हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, कि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप तो वायुमंडल की हवा, वातावरण की जो हवा है वो ले रहे हैं, इसमें सारे गैस है ना, जो गैस मिले हुए हैं वो सब ले रहे हैं ना जी। तो हम इस्तेमाल ऑक्सीजन का कर रहे हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे डिटेल। हम इस्तेमाल ऑक्सीजन का कर रहे हैं। जब मनुष्यों में आपको हम पढ़ाएंगे श्वसन, तब आप खुद बताएंगे कि हाँ कहां से कैसे ले रहे हैं। तो यहां तक कोशिका तक जो हमारा ऑक्सीजन आ रहा है, अगर ये ऑक्सीजन नहीं आता तब ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता। ये सांस लिया है ना, श्वसन की क्रिया हुई, यहां ऑक्सीजन आया, यहां ऑक्सीजन आया, और यहां जब ऑक्सीजन आया सांस लिया तभी ना यहां ऑक्सीजन आया है। सांस नहीं लेते तो ऑक्सीजन नहीं आता, और अगर ऑक्सीजन नहीं आता तब यहां ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, एनर्जी नहीं निकलती। पिछले क्लास में आपने जाना है कि अब जब O2 आता है तब यहां ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकृत करता है ग्लूकोज को ना, जिसके कारण CO2 बनते हैं, H2O बनते हैं, और एनर्जी का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब बताओ कि श्वसन का मतलब हम लोगों ने जो अब तक जाना था कि सांस लेना और छोड़ना है, क्या श्वसन यही है, सांस लेना और छोड़ना? नहीं ना बच्चों। हाँ, श्वसन का मतलब तो अब समझ में आ रहा हो कि हम तो सांस इसलिए लेते हैं ना, किस लिए लेते हैं, ताकि ऊर्जा का उत्पादन हो। राइट नाउ, समझ रहे बात है? सांस लेना छोड़ना ये श्वसन नहीं है, सांस लेने का मतलब है ऊर्जा उत्पादित करना। बात समझ रहे हैं? तो हम यहां डिफिनेशन जब लिखना शुरू करेंगे, यानी जब आप डिफाइन करोगे रेस्पिरेशन को कि श्वसन क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अनवरत, या लगातार लिखें, अनवरत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कैसे मिली, कौन कौन से कार्य हुए थे? ये ग्लूकोज जो यहां तक आया है, ऐसे नहीं ग्लूकोज बन गया था ना, किससे बना था? भोजन से। ठीक है, भोजन का पाचन हुआ था, भोजन का पाचन हुआ तब ना ग्लूकोज अवशोषित हुआ था भाई, भोजनाणुओं के रूप में। अभी भोजन का पाचन कैसे हुआ था? इसमें भी भोजन को पचाने में एंजाइमों ने मदद की थी। किसने मदद की? एंजाइमों ने। याद होगा जो पिछला चैप्टर पढ़ा, तो अब नहीं तो मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, पता चल जाएगा, याद आ जाएगी बातें कि भोजन का पाचन हुआ, ठीक है, और पाचन के ही ये ग्लूकोज बना था, और ये पचा कैसे? एंजाइमों के द्वारा। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अनवरत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एंजाइमों की मदद से, किसकी मदद से? एंजाइमों की मदद से। ठीक है, भोजन के पाचन, है ना, एंजाइमों की मदद से भोजन को ऑक्सीकृत कर, या कहें कि एंजाइमों की मदद से ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर एटीपी अणुओं के रूप में प्राप्त की जाती है। यानी अब ये जो भोजन का पाचन हुआ था, अब पच के क्या बना? ग्लूकोज। तो ऊर्जा निकली कैसे? ऑक्सीकृत किया इसको, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ ना, है, तो इसको भोजन के ऑक्सीकरण से लिख सकते हैं, भोजन का या ग्लूकोज का, दोनों तो एक ही बात है, भोजन पच के ग्लूकोज ही बना। तो भोजन का ऑक्सीकरण या फिर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निर्गत कैसे होती है? ये जो एनर्जी निकला है बच्चों, वो कैसे निकला है? आपको बताया था कि इसका मैक्सिमम मान जो होता है वो कितना होता? 38 एटीपी, यानी जितना भी हो ये 38 एटीपी है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु है ये। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त होता है। ये जो ऊर्जा मिली हमें,
ना, किस रूप में मिली? एटीपी अणुओं के रूप में मिली। एटीपी के रूप में प्राप्त होती है ऊर्जा। ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन कि ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? एटीपी अणुओं के रूप में या एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक बार फिर से वापस आते हैं डिफाइन करने के लिए रेस्पिरेशन को, कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अनवरत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एंजाइमों की मदद से, भोजन के ऑक्सीकरण से, ठीक ना, एंजाइमों की मदद से भोजन तथा भोजन के ऑक्सीकरण से एटीपी अणुओं के रूप में प्राप्त होती है। इसे ही श्वसन कहा जाता है। फिर से एक बार सुनते हैं परिभाषा। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अनवरत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा एंजाइमों की मदद से भोजन के ऑक्सीकरण से या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी अणुओं के रूप में प्राप्त होती है। इसे ही श्वसन कहा जाता है। ठीक है, लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ये जो श्वसन होता है, ये इसमें कौन कौन सारा पार्ट हुआ। यहां से क्वेश्चन जो निकल के आया, 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कि पहला तो यही क्वेश्चन की श्वसन से हमारा तात्पर्य ऊर्जा का उत्पादन है। क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि श्वसन से हमारा तात्पर्य क्या है, नीचे में रहेगा ऑप्शन में ऊर्जा, है ना, तो ऊर्जा का उत्पादन है। अब दूसरी बात है कि श्वसन के बारे में पूछा जाए कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है भाई, ये कैसी अभिक्रिया, तो आप लिख सकते हैं कि कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऐसा अभिक्रिया तो आप लोग रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, तो ये ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया है। यानी श्वसन ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया है। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन भी है कि अब देखिए अभिक्रिया जो हो रही है, यहां पर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया यहां पर हो रही है, वो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए। किस तापक्रम पर यह, यानी श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया किस तापक्रम पर होती है। तो ऐसा है कि हम लोग जब सांस ले रहे हैं बच्चों, तो आप समझिए कि और यहां जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो शरीर के तापक्रम पर ही हो रही है ना। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से नीचे से स्पिरिट जो अलग चला रहे क्या ना। रासायनिक अभिक्रियाओं में कभी कभी आपने देखा होगा कि तापक्रम को बढ़ाया जाता है, तापक्रम को कम किया जाएगा। तो इसके लिए जो तापक्रम है वो बॉडी टेम्परेचर है। यानी श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया या श्वसन की अभिक्रिया किस तापक्रम पर होती है? शरीर के तापक्रम पर होती है। डाउट अबाउट? तो ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और चौथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि श्वसन से आप क्या समझते हैं। राइट नाउ अगला जो टॉपिक है कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकारों की अगर चर्चा की जाए, श्वसन के प्रकार, तो श्वसन अगर मुख्य रूप से कहें, श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है नंबर 1 आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, इसी का एक दूसरा नाम भी है कोशिका श्वसन या कोशिकीय श्वसन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिकीय श्वसन। इंटरनल रेस्पिरेशन कह सकते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। अब दूसरा है
बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक हुआ आंतरिक श्वसन और दूसरा हुआ बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन का ही नाम है कोशिकीय श्वसन। तो हम पहले पर विचार करते हैं कि ये कोशिकीय श्वसन क्या है, यानी आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, आपने अभी देखा था कि श्वसन की क्रिया में हुआ क्या था बच्चों, यही हुआ था, ग्लूकोज जला था ना। अभी देखा ना क्या हुआ था, श्वसन की क्रिया में क्या हुआ, कोशिका के अंदर जो घटनाएं घटी थी, C6 H12 O6, यहां पर क्या हुआ था, O2 आकर ग्लूकोज का अस्माइल कंबसन किया ना, मंद दहन की क्रिया हुई और यहां ऑक्सीकृत हो गया ग्लूकोज, ऑक्सीकरण हुआ इसका। ठीक है, तो श्वसन में कार्य तो यही हुआ। अब ये कार्य चाहे बाहर हो या अंदर, अगर यह कार्य यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया अगर कोशिका के अंदर होती है, दैट मीन्स ये जो श्वसन होगा वो आंतरिक श्वसन होगा या कोशिकीय श्वसन होगा। ठीक है, अगर बाहर हो जाता ये कार्य तो बाह्य श्वसन कह सकते थे, बट अभी उधर हमको जाना नहीं है। अभी हमारा काम यही है बच्चों कि आंतरिक श्वसन क्या है, यानी जब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया कोशिका के अंदर होती हो तब इस श्वसन को, ऐसे श्वसन को आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर, वंस अगेन, कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया को आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। राइट ना, समझ रहे थे, काम कहां हुआ, कोशिका के अंदर। ठीक, तब इसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। अब देखिए, ठीक है, कोशिका के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। अब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के अलग अलग पाथ है, अलग अलग वे है। हो सकता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बिना ऑक्सीजन के कराए, यानी ग्लूकोज से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन के साथ भी और बिना ऑक्सीजन के भी। तो कौन से प्राणी, कौन से जंतु किस प्रकार कोशिकीय श्वसन कर रहे हैं, किस प्रकार ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, इस लिहाज से अगर हम बात करें तो ये आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन और नंबर 2, ऑक्सी श्वसन। नंबर 1 अनॉक्सी श्वसन और नंबर 2 ऑक्सी श्वसन। तो याद रखिएगा कि ये आंतरिक श्वसन है, इसको हटा दूं क्या, दे कि आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक है अनॉक्सी श्वसन, दूसरा है ऑक्सी श्वसन। परीक्षाओं में कभी कभी दूसरे नाम से भी ये जाने जाते हैं, सवाल में आ जाएगा, इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है अवायवीय, अवायवीय श्वसन और इसका नाम है वायवीय श्वसन। बीटीसी के बुक में यही नाम मिलता है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस रखें। अवायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन, ये वायु शब्द से बना, वायु का मतलब फ्रेश एयर का मतलब फ्रेश, वायु का मतलब ऑक्सीजन। अनऑक्सी अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है ना, सब ही बता रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीजन खर्च नहीं होगा। अभी आपने देखा था कि ऊर्जा के उत्पादन में ऑक्सीजन खर्च होता है, लेकिन यहां पर अनऑक्सी मतलब यहां पर ऑक्सीजन खर्च नहीं होगा, और ये ऑक्सी मतलब यहां ऑक्सीजन खर्च होगा। राइट,
तो अब हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। आप देखिए कि जब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन खर्च नहीं होता है, यानी बच्चों सीधी सी बात है, O2 खर्च नहीं होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में O2 खर्च नहीं होता है तब ऐसे श्वसन को अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कंफर्म कि यहां पर O2 खर्च नहीं होता, यानी अनॉक्सी श्वसन में O2 खर्च नहीं होता है। हम ऑक्सी श्वसन की चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है, जब वहां तक जाएंगे नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो अब देखिए O2 खर्च नहीं हुआ तब ये हो गया अवायवीय श्वसन। अब यहां पर अगर O2 खर्च नहीं होता है, अवायवीय श्वसन के दो कंडीशन है। अवायवीय श्वसन होने की दो शर्तें हैं। कभी क्या होता है कि या तो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो, खर्च नहीं होने का मतलब क्या है, हम खर्च नहीं करते। काहे नहीं करते भाई, पैसे नहीं है तो खर्चा कहां से करें, हैं? तो ऐसा हो सकता है कि O2 इज एब्सेंट ना, O2 एब्सेंट हो, आइए नहीं, O2 अनुपलब्ध हो तब खर्चा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ऐसा हो सकता है कि पैसा है मगर रखा नहीं, स्टोर नहीं कर पाए, है ना, है? या फिर कहो कि पैसा है मगर खर्चने वाला, यानी जमा करके रख के कोई खर्चेगा तब ना, पैसा आया छोड़ दिया, अब खर्चा कहां होगा, उसको स्टोर करके रखता तब ना तुम्हारे पास रहता। तो स्टोर करने वाला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी यूं कहो कि जैसे हम लोग सोचे कि पैसा तो है लेकिन बजारिया जाए वाला कोई आदमी ना है, कौन लावे जाए, हमरा तो देख लेना है भाई, है दिल्ली से लाना है तो हम कैसे जाएंगे, हमरा देख ले नहीं है। तो ये बातें हैं। तो ये एक कंडीशन ये है, कंडीशन नंबर 1 की O2 इज एब्सेंट, और दूसरा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। यानी ये दो चीजें हैं कि चाहे तो ऑक्सीजन अनुपलब्ध रहे या फिर माइटोकॉन्ड्रिया गायब रहे। पिछले क्लासों में मैंने आपको बताया था कोशिका पढ़ाते वक्त कि कोशिका के अंदर बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे अंग कहते हैं, और उन्हीं अंगों में एक प्रमुख अंग था माइटोकॉन्ड्रिया ना, जिसको मैंने कहा था कि दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल ना, ये कोशिकीय ऊर्जा गृह कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया यानी उपलब्ध नहीं रहेगा, अनुपलब्ध रहेगा, या फिर ऑक्सीजन अनुपलब्ध रहेगा। यही दो शर्तें हैं कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, यानी अनॉक्सी श्वसन होने का यही कारण है, यही दो शर्तें हैं। आप देखिए कि ये कहां हो सकता है। देखिए O2 अनुपलब्ध ये होगा, आपने देखा होगा कि गोल कृमि में, गोल कृमि राउंड वर्म आंख में पाया जाते हैं, गोल कृमि राउंड वर्म छोटा छोटा। तो ये गोल कृमि में अवायवीय श्वसन होता है, यानी गोल कृमि में अनॉक्सी श्वसन होता है। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि गोल कृमि में अनॉक्सी श्वसन क्यों होता है, तो आंसर मिलेगा क्योंकि O2 अनुपलब्ध रहता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण गोल कृमि में अनॉक्सी श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंटामीबा में भी अवायवीय श्वसन होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंटामीबा में होता है। ये क्यों होता है, O2 के अनुपलब्ध होने के कारण, O2 नहीं रहने के कारण। जबकि
माइटोकॉन्ड्रिया अगर एब्सेंट रहे तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी लाल रक्त कण, ठीक है। लाल रक्त कणों में अवायवीय श्वसन क्यों होता है? क्योंकि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो आरबीसी में और बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया में भी अवायवीय श्वसन होता है। तो क्यों होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अनुपलब्ध होने के कारण। यहां पर देखिए 4 सवाल बन जाएंगे, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं यहां पर कि गोल कृमि में अवायवीय श्वसन क्यों होता है? O2 एब्सेंट रहने के कारण, CO2 एब्सेंट रहने के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहने के कारण, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपका आंसर मिलेगा O2 एब्सेंट रहने के कारण। इसी प्रकार एंटामीबा में क्यों होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से किसमें अवायवीय श्वसन होता है? ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। गोल कृमि, एंटामीबा, आरबीसी, नन ऑफ दीज है, ऐसे ऑप्शन बन जाएगा। तो वहां पर हमारा आरबीसी आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अवायवीय श्वसन में ही जब अवायवीय श्वसन होता है यानी पौधों में और जीवाणुओं में, किसमें? पौधों में और जीवाणुओं में अवायवीय श्वसन के कारण एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी पौधों में या जीवाणुओं में अवायवीय श्वसन के कारण, जब अवायवीय श्वसन पौधों में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब प्लांट्स में होगा, पौधों में होगा, तो वहां पर इथाइल अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और जब क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही, श्वसन की क्रिया हो रही है, चाहे अनोक्सी हो चाहे ऑक्सी हो, तो ऊर्जा तो निकलेगी। आपको तो पता है कि श्वसन से हमारा मतलब ही ऊर्जा का उत्पादन है। ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निर्गत होती है 2 एटीपी, मात्र 2 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है अवायवीय श्वसन में। यहां पर देखिए, और इस क्रिया को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर किण्वन कहते हैं। डिड यू नो दैट व्हाट यू मीन बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? क्या है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्या है किण्वन, क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किण्वन के नाम से ही सवाल आता रहता है कि किण्वन क्या है, किण्वन की क्रिया को समझाएं। किण्वन किसे कहते हैं? तो ये किण्वन वही है कि पौधों एवं जीवाणुओं में, जीवाणु वही बैक्टीरिया, पौधों एवं जीवाणुओं में अवायवीय श्वसन के कारण इथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे ही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या किण्वन कहा जाता है। वंस मोर, काम कहां हुआ? प्लांट्स में हुआ, प्लांट में हुआ या फिर बैक्टीरिया में हुआ, ठीक है। प्लांट्स में या बैक्टीरिया में क्या हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन, ठीक है। अवायवीय श्वसन की क्रिया हुई। तो प्लांट्स और बैक्टीरिया में अवायवीय श्वसन के कारण क्या बना? बोला इथाइल अल्कोहल बना, इथाइल अल्कोहल। और क्या बना? बोला कार्बन डाइऑक्साइड बना। और क्या बना? ऊर्जा निकली। किस रूप में निकली? एटीपी के रूप में निकली। जब भी निकलेगी एटीपी के रूप में ही निकलेगी, ठीक है। अब ये कितना बनेगा? इथाइल अल्कोहल के 2 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 अणु और ऊर्जा भी मुक्त होगी 2 एटीपी, यानी 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु बनेंगे। अब देखते हैं बच्चों कैसे हुआ। यहां पर ऑक्सीकरण C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अवायवीय श्वसन होगा, श्वसन की क्रिया में क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। अभी आपने जाना था ना कि श्वसन क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, बट यहां पर अवायवीय श्वसन है,
इसलिए O2 खर्च नहीं होगा। सो यहां पर प्लस O2 नहीं कर रहे, O2 खर्च नहीं होगा, इसका ऑक्सीकरण बिना O2 के हो जाएगा। कैसे? C2H5OH ये है एथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। C2H5OH ये बना इथाइल अल्कोहल, और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या बना? एनर्जी, है ना, एटीपी के रूप में मुक्त हुआ, एटीपी। तो आप देखिए कि यही किण्वन की क्रिया है, यही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है कि ग्लूकोज का अवायवीय शोषण हुआ। ठीक, यहां ऑक्सीजन खर्च नहीं दिखा रहे ऑक्सीजन को, अवायवीय शोषण हुआ, जिसके कारण क्या बना? इथाइल अल्कोहल के दो अणु बन जाएंगे, 2C2H5OH। ठीक है, यहां बन गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन गया। और इसी तरह 2C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल के दो अणु, कार्बन डाइऑक्साइड में भी दो अणु, CO2 को तो जान ही रहे हो नाम, और ATP 2 ATP ऊर्जा निर्गत होगी, मतलब ऊर्जा निकल लो 2 ATP है, 2 ATP ऊर्जा मुक्त होगी। मगर ये काम हुआ कहां? प्लांट्स में और बैक्टीरिया में। यह क्रिया यानी फर्मेंटेशन की क्रिया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, किण्वन की क्रिया पौधों या जीवाणुओं में हुई। ठीक है बच्चों, अब पौधों एवं जीवाणुओं में होने से 2 ATP ऊर्जा मुक्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बना और इथाइल अल्कोहल बना। ऐसा है कि सवाल मन में उठ रहा होगा कि क्या सर ये अवायवीय श्वसन केवल प्लांट्स में होंगे, केवल बैक्टीरिया में होंगे? कंडीशन तो ये था अब्सेंट वाला ना, जंतुओं में भी हो सकते हैं जी, जंतुओं में भी होंगे। जंतुओं में जब अवायवीय श्वसन होता है तब वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो उसमें जब होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, यानी ये था, यहीं पे लिख देते हैं, याद रहे, पौधों प्लस जीवाणुओं में। ठीक है ना, ये पौधों प्लस जीवाणुओं में अवायवीय शोषण, अवायवीय। अब जंतुओं में भी होगा, जंतुओं में भी अगर अवायवीय शोषण होगा तो यहां पर C6H12O6 है, ग्लूकोज है, अवायवीय शोषण है, ऑक्सीजन खर्च नहीं होगा, बनेगा क्या? लैक्टिक अम्ल, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा यहां पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि जंतुओं में अवायवीय श्वसन के कारण निम्नलिखित में कौन नहीं बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, जबकि श्वसन की क्रिया में आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं ना, श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है, सांस छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, चाहे जैसे बने हैं। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, अवायवीय श्वसन होता है जंतुओं में, लेकिन यहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। बनता है क्या? लैक्टिक एसिड बनता है, C3H6O3, C3H6O3। ये सब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ना। प्लस बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बनेगा, ये भी बनेगा, इतना इसके भी दो अणु बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, यह प्लस बन जाता है क्या? ऊर्जा निर्गत होगी 2 ATP, यह है लैक्टिक अम्ल। यानी जंतुओं में अवायवीय श्वसन के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, और 2 ATP यानी 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। यह है हमारा अवायवीय श्वसन। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग वायवीय श्वसन पर चर्चा करेंगे, ऑक्सी श्वसन पर चर्चा करेंगे। तब तक कुछ सवाल लिखिए, फटाफट लिखिएगा।
कुछ डाउट रह जाए बैक करके देखिए या फिर पूछिए। पहले सवाल है, श्वसन से हमारा तात्पर्य क्या है? श्वसन से हमारा तात्पर्य क्या है? दूसरा सवाल है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन कैसी अभिक्रिया है? अगला सवाल है, श्वसन किस तापक्रम पर होता है? अगला सवाल है, श्वसन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। अगला सवाल है, आंतरिक श्वसन का दूसरा नाम क्या है? अगला सवाल है, आंतरिक श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। अगला सवाल है, अनॉक्सिक श्वसन की दो प्रमुख शर्तें कौन कौन हैं? अगला सवाल है, अनॉक्सिक श्वसन का दूसरा नाम क्या है? अगला सवाल है, गोल कृमि में अनॉक्सिक श्वसन क्यों होता है? अगला सवाल है, एंटामीबा में अनॉक्सिक श्वसन क्यों होता है? अगला सवाल है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणों की कोशिकाओं में, आरबीसी लिख लो डायरेक्ट, आरबीसी में अवायवीय श्वसन क्यों होता है? वही अनॉक्सिक श्वसन। आरबीसी लिख के खींच दो लाइन। आगे लिखो, बैक्टीरिया में अनॉक्सिक श्वसन क्यों होता है? अगला लिखो, जंतुओं में अनॉक्सिक श्वसन के कारण, जंतुओं में अनॉक्सिक श्वसन के कारण क्या नहीं बनता है? उलट के भी सवाल हो सकता था, हम चूंकि याद रखने के लिए आप लोगों को दिए हैं, सवाल ऐसे रहेगा नहीं। सवाल जब आएगा तो उलट के कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किस अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से किसमें नहीं बनता है, इस प्रकार के सवाल होंगे। बट मैंने याद रखने के लिए ऐसे दिया है। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको लिखिए। श्वसन क्या है? दूसरा है, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं?
अगला सवाल है अनॉक्सी श्वसन किसे कहा जाता है? अगला सवाल है किण्वन। किण्वन कहीं तो नहीं लिखे, लिख दे रहे हैं यहां पर, देखिए लिखने में गलती नहीं। किण्वन, किण्वन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ई वाला ना होगा, ये सामग्री ना होगा। किण्वन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसे कहा जाता है? अगला सवाल पौधों एवं जीवाणुओं में, पौधों एवं जीवाणुओं में अवायवीय श्वसन के समीकरण को लिखें। पौधों एवं जीवाणुओं में अवायवीय श्वसन के समीकरण को लिखें। और आखिरी सवाल है जंतुओं में अवायवीय श्वसन के समीकरण को लिखें। जंतुओं में अवायवीय श्वसन के समीकरण को लिखें। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।